अस्सलाम वालेकुम। आज हम कंटिन्यू करने वाले हैं इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। प्रीवियस लेक्चर्स में हमने डिस्कशन की थी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के बारे में। तो हमने सिंपली कहा था कि प्राइस के चेंज की वजह से कितना इफेक्ट आता है हमारी डिमांड के ऊपर, चाहे वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, हम उसके रिस्पॉन्सिवनेस को मेजर करते थे। फिर हमने कुछ कंडीशंस को भी उसके ऊपर चेक किया, जैसे हमने इनकम को चेक किया, हमने क्रॉस इलास्टिसिटी को चेक किया। आज इसी तरीके से हम इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई को देखेंगे, जो कि ऑलमोस्ट सेम सिचुएशन हमारे पास है, जिसमें हमने देखना है कि हमारे पास सप्लाई वो कितनी सेंसिटिव है प्राइस के साथ। जैसे जो है ना वहाँ पे डिमांड थी, यहाँ पे हम प्राइस को देख रहे हैं सप्लाई के साथ कि कितना जो है ना हमारे पास सेंसिटिविटी उसकी मौजूद है। तो सिंपली कहता है कि फॉर इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई we will feel a repetition of elasticity of demand. As the panorama of this topic is familiar with elasticity of demand, the concept of price elasticity is also applicable for supply. In case of elasticity of supply, if quantity supplied by the producer is price sensitive, then the supply is elastic. Conversely, if quantity supplied is less sensitive, then the supply is said to be inelastic. ठीक है, जैसे हम डिमांड के लिए देखते थे, इसी तरीके से हम देखना चाह रहे हैं कि अगर हमारी जो क्वांटिटी सप्लाई है, ठीक है, वो प्राइस सेंसिटिव है कि प्राइस ज्यादा होती है तो सप्लाई बढ़ना ज्यादा शुरू हो जाती है, प्राइस थोड़ी कम होना शुरू हो जाती है, सप्लाई कम होना फौरन शुरू हो जाती है, तो फिर तो इलास्टिक हो जाएगा। अगर फर्क इतना नहीं पड़ता, ठीक है, बहुत ही माइनर से फर्क आ जाता है, तो फिर हम उसको कहेंगे कि हमारे पास इनइलास्टिक है। तो कहते हैं कि फॉर इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई वी विल यूज ई एस। ठीक है, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई के लिए हम ये सिंबल यूज करेंगे। क्वांटिटी डिमांड के लिए हम क्यू डिमांड क्यू डी लिखते हैं, क्वांटिटी सप्लाई के लिए क्यू एस लिखते हैं, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई के लिए हम ई एस लिखते हैं। सो कहता है कि द डिमांड टू एस्टिमेट द डिग्री ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, simply we will use the concept of elasticity of demand with a little exchange of the percentage change in demand with percentage change in supply। कि हमारे पास सिर्फ फर्क कहाँ पे है, सप्लाई का फर्क आ जाएगा, बाकी तो प्राइस हमारे पास जितना चेंज आएगा उतना ही हमारे पास जो है ना क्वांटिटी सप्लाई के ऊपर फर्क आएगा। तो फॉर्मूला अगर हम देखें तो हमारे पास Q सेम एज इट इज रहेगा। ठीक है, इसी तरीके से हमारे पास क्वांटिटी सप्लाई है ना, तो Q हमारे पास सेम हो जाएगा। चेंज इन क्वांटिटी हमारे पास है तो Q2 माइनस Q1 हो जाएगा। चेंज इन प्राइस है तो हमारे पास P2 माइनस P1 हो जाएगा। सो कहते हैं कि एज वी नो दैट देयर इज डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी सप्लाई। हम डायरेक्ट रिलेशनशिप की बात करते हैं कि प्राइस इंक्रीज होती है, सप्लाई बढ़ना शुरू हो जाती है। क्यों बढ़ना शुरू हो जाती है? हमने कहा था कि सप्लायर्स को जो है ना बेनिफिट ज्यादा नजर आना शुरू हो जाता है, प्रॉफिट नजर आना शुरू हो जाता है। तो इस वजह से वो क्या करता है, सप्लाई इंक्रीज कर देता है। तो इसीलिए कहते हैं कि द कोएफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी सप्लाई विल बी पॉजिटिव एवर। ठीक है, कि हमारे पास जो है हमेशा कोएफिशिएंट इसका पॉजिटिव ही रहेगा। तो कहता है कि इफ अ लीनियर सप्लाई कर्व इंटरसेक्ट्स द प्राइस एक्सिस, द कर्व इज इलास्टिक एट ऑल पॉइंट। कि हमारे पास हमारे स्ट्रेट लाइन कर्व जो हमारे पास जा रहा है, अगर वो इंटरसेक्ट कर रहा है हमारे प्राइस के एक्सिस को, ठीक है, तो फिर हम इसको कहेंगे कि हमारे पास जो कर्व है वो थ्रू आउट हमारे पास क्या चल रहा है, इलास्टिक चल रहा है। सेकंड कंडीशन कहता है कि इफ लीनियर सप्लाई कर्व इंटरसेक्ट द क्वांटिटी एक्सिस, ठीक है, कि हमारे पास जो है ना एक्स एक्सिस पे वो जो है ना कनेक्ट हो रहा है, तो कहता है कि द कर्व इज इनइलास्टिक एट ऑल पॉइंट्स। पहला हमारे पास y था, यहाँ पे हमारे पास x एक्सिस पे इंटरसेक्ट हो रहा है। फिर कहता है कि इफ अ लीनियर कर्व इंटरसेक्ट द ओरिजिन, द इलास्टिसिटी ऑफ यूनिटी एट ऑल पॉइंट्स अलोंग सप्लाई कर्व। ठीक है, कि जीरो से हमारे पास जहाँ से ओरिजिन होता है, ठीक है, इस तरीके से हमारे पास ये y एक्सिस हो गया, ये x एक्सिस हो गया, ये ओरिजिन हो गया। तो अगर यहाँ से है तो फिर हमारे पास जो है थर्ड वन, फिर अगर हमारे पास यहाँ से है तो फिर हमारे पास जो है ना फर्स्ट वन, हमने कहा कि प्राइस के एक्सिस पे आएगा, इलास्टिक होगा। और हमारे पास यहाँ पे क्यू साइड पे है तो फिर हमारे पास यहाँ पे सिचुएशन में आएगा ये। तो ये तीन इसके लिए हमने क्या कहा कि कुछ सिचुएशन हमारे पास मौजूद है, और साइन के लिए हमने क्लियरली कह दिया कि दैट विल रिमेन पॉजिटिव। सो नेक्स्ट चीज हमारे पास, अब हम देखते हैं कि किस तरीके से ये काम करता है। कहता है कि नोट इन केस ऑफ नॉन लीनियर सप्लाई कर्व दीज रूल्स आर नॉट कंपेटेबल। क्योंकि वो लीनियर है नहीं, स्ट्रेट लाइन रिलेशनशिप तो उसका मान ही नहीं रहा, तो फिर हम कैसे कहेंगे कि जी इनके दरमियान जो है ना कोई डिफरेंस, कोई जो है ना एग्जिस्टेंस मौजूद है। तो इसीलिए हम देखते हैं कि एस्टिमेशन ऑफ, पहले चीज कंडीशन को देखते हैं कि हमारे पास जो है ना इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई कैसे काम करती है। तो कहता है कि इनइलास्टिक है, पहले हमारे पास जो है सिचुएशन जो कि इनइलास्टिक सिचुएशन को हम देख रहे हैं। ठीक है, तो हमने कहा कि प्राइस हमारे पास 100 है,
तो क्वांटिटी सप्लाई कितनी थी 50 थी, प्राइस 200 हो गई, क्वांटिटी सप्लाई 60, जस्ट अ माइनर चेंज हमारे पास हुआ। तो हमने इस चीज को देखा कि कितना चेंज आया, तो हमारे पास देखिए 0.27 आया, तो हमारे पास जो है इलास्टिसिटी बहुत कम है हमारे पास 1 से। तो ये हमारे पास क्या हुआ, इनइलास्टिक हुआ। इनइलास्टिक हुआ तो हमने क्या कहा ऊपर, यहाँ पे देखें सेकंड सिचुएशन में कि इंटरसेक्ट द एक्स एक्सिस, कि हमारे पास जो है ना एक्स एक्सिस को यहाँ पे देखिए तो ये जो है ना इस तरीके से जब आ रहा है तो ये हमारे पास कहाँ है, एक्स एक्सिस की तरफ ही तो आ रहा है। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या हो गया, हमारे पास क्वांटिटी सप्लाई जब P1 पे थी, ठीक है, तो वहां से जब वो दूसरे P की तरफ गया तो हमारे पास क्या हुआ, क्वांटिटी जो है ना हमारे पास बहुत ही कम चेंज आया, प्राइस में ड्रास्टिक चेंज है। ठीक है, लेकिन सप्लाई को देखें बहुत ही कम हमारे पास जो है ना चेंज आया, कोई इंटरेस्टेड नहीं था सप्लाई को इंक्रीज करने में उस प्राइस की चेंज की वजह से। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है इलास्टिसिटी, कि हमारे पास इलास्टिक सिचुएशन होगी तो क्या होगा, हमने कहा कि हमारे पास क्या हो जाएगा, ई एस हमारे पास ज्यादा हो जाएगा, इलास्टिसिटी सप्लाई ज्यादा हो जाएगा हमारे 1 से। ठीक है, दैट इज 1, यहाँ पे इन्होंने मिस्टेक की है। तो कहता है कि हमारे पास प्राइस 100, सप्लाई देखें 50 था, 200 प्राइस, सप्लाई देखें हमारे पास 150 तक पहुंच गया, 100 इंक्रीज आ गया। तो अब ये कहता है कि अगर हम इस चीज को देखें तो यहाँ पे फार्मूला के जरिए से जब हमने इसको सॉल्व किया तो हमारे पास क्या है, प्लस 1.55। सो अगर एमसीक्यूज में पूछे कि हमारे पास जो है ना इलास्टिसिटी या जो हमारे पास सप्लाई कर्व का जैसा जिक्र आएगा तो सप्लाई में हमारे पास इलास्टिसिटी क्या होगी, कभी नेगेटिव हो सकती है, तो हमने कहा कि नहीं, वो हमेशा पॉजिटिव ही रहेगी। जस्ट उसकी 3 कंडीशन होगी कि या वो एक्स एक्सिस पे टच होगा या वाई पे टच होगा या फिर वो ओरिजिन के साथ रहेगा। तो यहाँ पे देखें हमारे पास सप्लाई देखें कितनी इंक्रीज हो गई है, प्राइस यहाँ से यहाँ मूव हो गई है, हमारा ओरिजिन देखें तो यहाँ पे टच कर रहा है। तो ये हमने क्या कहा कि हमारे पास हमारे और जो है ना वाई एक्सिस को ये टच करेगा। ठीक है, जहाँ पे प्राइस होगी उसको ये टच करेगा, तो ये उसके साथ हमने इसको देखा कि हमारे पास क्या है सिचुएशन, इलास्टिक है, और 1.5 से जो है ना 1 से ज्यादा है, तो हमारे पास इट मींस कि दैट इज इलास्टिक। थर्ड हमने कहा कि यूनिट, यूनिट में हमने कहा कि हमारे पास जो है ना सिचुएशन जो होगी वो ओरिजिन की तरफ जाएगी। तो कहता है कि इलास्टिसिटी हमारे पास जो है ना अगेन इन्होंने 1 11 देखो दैट इज 1। ठीक है, हमारे पास प्राइस इलास्टिसिटी 100, प्राइस हमारे पास 100 है, सप्लाई 50, 200 और ये 100, तो वो डबल, ये भी डबल हो गया। तो हम देखें तो हमारे पास क्या है सिचुएशन, हमारे पास 1 आया, तो 1 इज इक्वल जो है ना इक्वल टू 1। तो यहाँ पे हम जब देखें तो डायग्राम को तो ये कहाँ से आ रहा है, ओरिजिन के साथ चल रहा है। ठीक है, और यहाँ से ये चीज जो है ना यहाँ पे आई तो क्वांटिटी डिमांड और सप्लाई दोनों में ऑलमोस्ट एक जैसा ही डिफरेंस हमारे पास चल रहा है। तो इसीलिए हमने क्या कहा कि हमारे पास जो है ना क्या होगा, यूनिटरी सिचुएशन चलेगी, क्योंकि सप्लाई बढ़ेगी, कब बढ़ेगी, जब हमारे पास प्राइस इंक्रीज होगी, सप्लाई डिक्रीज होगी जब हमारे पास प्राइस डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है, तो ये वो 3 कंडीशंस हमने यहाँ पे देख ली है। कहता है कि परफेक्टली इलास्टिक क्या होगा, जैसे डिमांड में हम देखते थे, ठीक है, तो इसी तरीके से यहाँ पे भी हमारे पास कहता है कि परफेक्ट जो है ना इलास्टिक सप्लाई क्या होगी। कहता है कि इन केस द सप्लाई इज इन्फिनिटली responsive to any price change however small, in this situation the supply curve will be horizontal or parallel to x axis, कि हमारे पास infinitely चलेगा। ठीक है, इनफिनाइट सिचुएशन देखिए, देखें तो जो है ना हमारे पास क्या है, सप्लाई इज इक्वल टू हमारे पास इन्फिनिटी, कि सप्लाई हमारे पास वैसी वैसी चलती रहेगी, जैसे जैसे थोड़ा थोड़ा चेंज आता जाएगा, तो उसके बिहाफ पे हम कहते हैं कि हमारे पास स्ट्रेट लाइन ग्राफ होगा। ठीक है, हमारे पास जो है ना, क्योंकि क्या हो रहा है, क्वांटिटी बढ़ती जा रही है, सप्लाई इंक्रीज होती जा रही है, क्वांटिटी बढ़ती जा रही है, सप्लाई इंक्रीज होती जा रही है, तो एक हमारे पास जो है ना पैरेलल सिचुएशन हमारे पास एक्स के एक्सिस पे चलती जाएगी। जहां पे हमारे पास इनइलास्टिक की सिचुएशन आ जाती है तो हमारे पास कहा कि इलास्टिसिटी सप्लाई इज इक्वल टू 0, सप्लाई हमारे पास 0 के बराबर आ जाएगी। कैसे, कहता है कि इन केस द सप्लाई रिमेन अनचेंज डिस्पाइट द चेंज इन इट्स प्राइस, प्राइस चेंज हो रही है, सप्लाई में कोई फर्क नहीं है, कोई भी इंटरेस्टेड नहीं है, इन दिस सिचुएशन द सप्लाई कर्व विल बी वर्टिकल और पैरेलल टू एक्स एक्सिस, तो वो स्ट्रेट लाइन बढ़ती जाएगी ना, क्यों, क्योंकि प्राइस बढ़ती जा रही है, सप्लाई इंक्रीज हो ही नहीं रही। तो जब वो सप्लाई ये वाली कंडीशन भी नहीं हो रही तो हमारे पास सिर्फ प्राइस इंक्रीज होती जाएगी, तो स्ट्रेट लाइन हमारे पास ड्रॉ होती जाएगी। ठीक है, तो ये हमारे पास जो है ना परफेक्ट इनइलास्टिक की सिचुएशन थी। इसी तरीके से जैसे डिमांड के हम जो है ना कुछ फैक्टर्स का जिक्र करते थे, इसी तरीके से डिटरमिनेंट्स का भी हमारे पास यहाँ पे भी सप्लाई के लिए भी कुछ डिटरमिनेंट्स हैं, तो क्या कुछ फैक्टर्स हैं जो हमारे प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को इफेक्ट करते हैं। तो पहली बात कहता है कि ब्रॉडली स्पीकिंग इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज द डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस, द डिग्री ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड
The degree of elasticity of supply depends how promptly producers can respond to the change in demand in a market. If supply of a good can be expanded or contracted comparatively easily in response to any change in price, then it is elastic. If, however, supply remains comparatively fixed despite any change in price, then the supply is inelastic. वही ओल्ड बात हमारे पास रिपीट हुई कि हम जो है ना रिस्पॉन्सिवनेस को चेक करते हैं। अगर रिस्पॉन्सिवनेस ज्यादा हुआ तो इट मींस इलास्टिक, रिस्पॉन्सिवनेस ना होने के बराबर रहा तो इट मींस कि हमारे पास सिचुएशन क्या है, इनइलास्टिक है। तो उसके बाद कहता है द नंबर ऑफ फर्म्स इन इंडस्ट्री। ठीक है कि पहली जो है ना जो फॉलोइंग सम फैक्टर्स which will determine the elasticity of supply for a particular good। ठीक है कि कुछ फैक्टर्स हैं जो हमारे सप्लाई को इफेक्ट करते हैं। तो पहली बात कहते हैं नंबर ऑफ फर्म्स इन इंडस्ट्री। Usually, the greater the number of firms in an industry, the more elastic is the industry supply, as firms can respond to change in demand fairly easily। ठीक है कि जितने हमारे पास जो है ना सप्लायर ज्यादा होंगे, क्या होगा, हर कोई जो है ना प्रोडक्शन करेगा तो वो तो हमारे पास कोई नीड पूरी नहीं होगी। हमें पता है कि हर बंदा जो है ना प्रोडक्शन कर रहा है। तो कहता है कि हमारे पास क्या है, ग्रेटर द नंबर ऑफ फर्म्स इन इंडस्ट्री द मोर इलास्टिक इज द इंडस्ट्री सप्लाई, एज फर्म कैन रिस्पॉन्ड टू चेंज इन डिमांड फेयरली इजीली। कि हमारे पास जैसी डिमांड चेंज होगी सप्लाई वैसे ही बढ़ती जाएगी। ठीक है, तो वो उसके साथ साथ अपने आप को अप टू डेट रखते जाएंगे। सेकंड कहता है कि हमारे पास द अवेलेबिलिटी ऑफ स्टॉक। इफ स्टॉक्स आर अवेलेबल विद फर्म्स then supply will be relatively more elastic because an increase in demand can be met with an increase in supply without any change in structure etc। कि अगर उनके पास स्टॉक है, वो ज्यादा प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो एकदम से जब उसकी डिमांड इंक्रीज होना शुरू हो गई तो उसके पास ऑलरेडी स्टॉक मौजूद है, उसको कोई एक्स्ट्रा प्रोडक्शन करने की जरूरत नहीं पड़ती। तो डायरेक्टली क्या हो जाएगा, वो चीजें अवेलेबल करना शुरू कर देगा और ये भी जो है ना सप्लाई के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि ऑलरेडी एग्जिस्टिंग चीजें उसके पास मौजूद है। इसके बाद कहते हैं एग्जिस्टिंग ऑफ स्पेयर कैपेसिटी। इफ इंडस्ट्री इज ऑपरेटिंग बिलो फुल कैपेसिटी or it has spare capacity within existing structure, then the supply will be more elastic, as it will be able to use up vacant factors of production in order to meet up with an increase in supply. Conversely, if firm is already using its available resources at its full capacity, the supply will be inelastic। कि हमारे पास सिचुएशन क्या है कि अगर एक कंपनी है वो क्या कर रही है कि वो फुल अपने कैपेसिटी पे काम कर रही है, ठीक है, तो फिर तो उसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ठीक है, क्यों नहीं पड़ने वाला, वो जो है ना हमारे पास इसलिए फर्क नहीं पड़ने वाला क्योंकि उसके पास ऑलरेडी कैपेसिटी है, वो तो कम प्रोड्यूस कर रहा है। ठीक है, तो वो अपने प्रोडक्शन को ज्यादा कर देगा, सप्लाई ज्यादा हो जाएगी, इलास्टिक सिचुएशन होगी। और अगर वो क्या कर रहा है कि जो है ना अपने मैक्सिमम कैपेसिटी तक प्रोडक्शन कर रहा है, तो फिर वो जो है ना क्या करेगा, वो जो है ना अपने उस कैपेसिटी को तो नहीं इंक्रीज कर सकता। तो इसीलिए वो क्या करेगा, वो जो है ना हमारे पास सिचुएशन उसके लिए क्या हो जाएगी, वो हमारे पास इनइलास्टिक होना शुरू हो जाएगी। लेकिन इलास्टिक कब होगी, जब हमारे पास हमारी फुल कैपेसिटी यूटिलाइज नहीं हो रही होगी। इसके बाद हमारे पास है, कहता है कि ease of switching resources। If the firm has the ability to switch its factor of production to other products, the supply will be elastic because firm can respond to any change of demand in a market। Conversely, if firm has such resources which cannot be used in production of other goods, the supply will be inelastic। अगर फर्म के पास जो है ना अपनी प्रोडक्शन कैपेसिटी मौजूद है, ठीक है, कुछ और फैक्टर्स मौजूद हैं जो क्या कर सकते हैं, किसी भी टाइम उसको यूटिलाइज करके वो जो है ना क्या कर सकता है, मार्केट की सप्लाई के जो नीड को जो है ना फुलफिल कर सकता है, तो फिर तो वो ज्यादा रिस्पॉन्सिव है। लेकिन अगर वो जो है ना इस चीज को पूरा नहीं कर सकता, ठीक है, और फिर जो है ना सप्लाई हमारे पास इनइलास्टिक होना शुरू हो जाएगी, तो फिर वहां पे सिचुएशन हमारे पास क्या हो जाएगी, वो थोड़ा सा इनइलास्टिसिटी की तरफ चला जाएगा। क्यों चला जाएगा, क्योंकि फर्म के पास वो रिसोर्सेज नहीं है जिसको वो यूज करके क्या कर सके, अपने प्रोडक्शन को बेहतर कर सके। टाइम कहता है कि the longer the time period under consideration, the greater the ability of the firm to adjust to a price change। Some goods take short time to complete their production process, have elastic supply। Conversely, some goods take long time to be completed, have inelastic supply। ठीक है कि अगर सब जो है ना टाइम ज्यादा लग रहा है कि एक चीज को बनाने पे जो है ना हफ्ते, 2 हफ्ते, 3 हफ्ते, 4 हफ्ते लग रहे हैं, महीने लग रहे हैं, तो फिर तो वहां पे हमारे पास सिचुएशन ऐसी है कि वहां पे जो है ना इलास्टिसिटी पॉसिबल ही नहीं है कि वो जल्दी से रिस्पॉन्ड कर सके। लेकिन जहां पे हमारे पास जो है ना टाइम ड्यूरेशन कम लग रहा है और क्विकली आप जो है ना प्रोडक्शन कर सकते हो, मार्केट की नीड को फुलफिल कर सकते हो, तो फिर वहां पे सिचुएशन हमारे पास क्या होगी, वो इलास्टिक होगी बहुत ज्यादा, क्योंकि क्विकली हमारे पास साइकिल ऑपरेट कर रहा है।
ये थे हमारे पास डिटर्मिनेंट्स। उसके बाद कहता है कि इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई एंड टाइम, टाइम ड्यूरेशन हमारे पास बड़ा मैटर करता है कि किस तरीके से ये तमाम की तमाम चीजें एडजस्ट होती रहती है। तो कहते हैं कि व्हाट इज पार्टिकुलरली इंटरेस्टिंग अबाउट द इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज दैट इट चेंजेस ओवर टाइम। ठीक है, कि सप्लाई हमारे पास वक्त के साथ साथ चेंज होती जाती है। जैसे मास वगैरह उन चीजों का देख ले तो क्या था, वो सिचुएशन के साथ साथ चेंज होती। तो इसलिए कहता है कि इन इकोनॉमिक्स देयर आर थ्री सेपरेट टाइम पीरियड्स, द मॉनिटरी पीरियड, the the immediate market period and short time और short run and the long run। ठीक है, कि हमारे पास जो है ना क्या है, मॉनिटरी पीरियड या इमीडिएट मार्केट पीरियड, फिर शॉर्ट टर्म है टाइम है या शॉर्ट रन है हमारे पास, और तीसरा हम कहते हैं लॉन्ग। कहता है कि हमारे पास क्या है कि एज वी शल in this section see in this section that in the monetary short run or long run supply tends to get more and more elastic। this is because in long run all adjustment are able to take place। ठीक है, कि हमारे पास जो है ना जब शॉर्ट रन में हम इन चीजों को देखें, ठीक है, तो हमारे पास जो है ना क्या हो जाता है, सप्लाई नीड के साथ साथ जो है ना हमारे पास फुलफिल होती जाती है। एक टाइम आ जाता है जहाँ पे मार्केट सैचुरेट हो जाती है। हम इक्विलिब्रियम में क्या कहते थे कि इनिशियली तो हमारे पास जो है ना प्रोडक्शन वगैरह बहुत ज्यादा चल रही होती है, लेकिन फिर एक टाइम आ जाता है कि वो सरप्लस जो है ना मैक्सिमम लेवल तक पहुंच जाता है। फिर कोई परचेज करने वाला नहीं होता, तो प्राइस डिक्रीज होकर वापस आना शुरू हो जाता है और इक्विलिब्रियम पॉइंट से टच होना शुरू हो जाता है। तो इसीलिए कहता है कि द लार्जर टाइम स्पैन प्रोड्यूसर हैव टू एडजस्ट टू चेंज इन डिमांड द ग्रेटर विल बी द आउटपुट रिस्पांस। कि जितना उनके पास ज्यादा टाइम होगा वो जो है ना नीड को फुलफिल करने के लिए ड्यूरेशन होगा, तो वो ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन के लिए आएंगे, ज्यादा से ज्यादा जो है ना कैपेसिटी हमारे पास आएगी। लेकिन अचानक जब आप उसको कह दोगे तो फिर वहां पे हमारे पास सिचुएशन थोड़ी सी कॉम्प्लिकेट होना शुरू हो जाती है। तो पहली चीज हमारे पास जो आ जाती है, कहता है कि इन मॉनिटरी पीरियड और इमीडिएट पीरियड मार्केट पीरियड देयर इज सफिशिएंट इनसफिशिएंट टाइम टू चेंज आउटपुट एंड सो सप्लाई इज परफेक्टली इनइलास्टिक। है शॉर्ट रन में जैसे अचानक हमारे पास जो वैक्सीन की जरूरत पड़ी तो वैक्सीन नहीं थी, ठीक है, तो अब अचानक तो नहीं बन सकती, सप्लाई तो नहीं हो सकती, तो वहां पे सिचुएशन हमारे पास क्या थी, इनइलास्टिक थी। सेकंड कहता है कि in short period of time, although the plant capacity is fixed, with little alteration techniques of production or with more efficient use of resources, supply can be adjusted to a little extent, and supply is therefore relatively inelastic। ठीक है, कि हमारे पास शॉर्ट टर्म में अचानक से जैसे मास की सिचुएशन थी, तो वहां पे क्या था कि जो है ना ठीक है कंपनियां जो है ना लगी हुई थी अपनी एफर्ट्स कर रही थी प्रोडक्शन में, लेकिन वो इतना एक्सटेंड तो नहीं कर सकते कि वो सारी की सारी नीड पूरी कर रहे थे, तो वो अपनी कैपेसिटी से थोड़ा सा बढ़ के कर रहे थे। तो वो थोड़ा-सा जो है हमारे पास क्या होता है, वो सिचुएशन हमारे पास इनेलास्टिक होती है, वो हमारे पास इलास्टिक तो नहीं हुई कि हम सारे की सारी सप्लाई जो है ना उसी टाइम पे इंक्रीज करना शुरू कर दें। थर्ड कहता है कि इन लॉन्ग रन और लॉन्ग पीरियड ऑल रिक्वायर्ड एडजस्टमेंट कैन बी मेड इंक्लूडिंग चेंज इन स्ट्रक्चर ऑफ बिल्डिंग्स, प्लांट साइज एटसेट्रा in order to meet any change in demand and therefore supply will be highly elastic। कि हमारे पास एक चीज की जरूरत पड़ी, हमने डायरेक्टली क्या कर लिया, अपने प्रोडक्शन प्लांट सिस्टम सारा का सारा चेंज कर लिया। जैसे ही हमने उसको सिचुएशन को चेंज कर लिया, वहां पे हमारे पास हमारी नीड्स जो है ना फुलफिल होना शुरू हो गई। ठीक है, सप्लाई इंक्रीज होना शुरू हो गई। ठीक है, अब जैसे हमारे पास देखें तो क्या होता है कि हमारे पास जो है ना अगर जो है ना मास की सिचुएशन को देख लें, तो लोगों ने इम्पोर्ट वगैरह करना शुरू कर दिया और मार्केट की नीड को फुलफिल करने लगे। जिनके पास अपनी प्रोडक्शन कैपेसिटी थी उसने प्रोडक्शन कैपेसिटी इंक्रीज करना शुरू कर दी। तो हर एक बंदा अपने नीड के अकॉर्डिंगली फिर उस सिचुएशन को देखता है, और वो प्रोडक्ट भी हमारे पास मैटर करता है कि वो शॉर्ट रन पे जो है ना इतना जल्दी तैयार हो सकता है कि नहीं हो सकता। तो हम उस चीज को भी देखते हैं। तो इसी चीज को इन्होंने एक ग्राफ के जरिए से शो किया हुआ है। कहते हैं कि लेट्स हैव अ रिव्यू ऑफ डिफरेंट स्लोप्स ऑफ सप्लाई कर्व एंड देयर रिलेशनशिप विद डिग्री ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, कि उसके जो है ना इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई के साथ क्या फर्क पड़ रहा है। तो मॉनिटरी को देखें तो हमने कहा कि दैट इज इलास्टिक, कोई भी फर्क नहीं आ रहा, स्ट्रेट लाइन हमारे पास चलती जा रही है। क्यों? क्योंकि हमारे पास जो है ना वो नीड तो पूरी हो ही नहीं सकती, सप्लाई तो आप कर ही नहीं सकते उस टाइम ड्यूरेशन में। जहां पे हमने क्या कहा कि हमारे पास शॉर्ट पीरियड आ जाता है, तो वहां पे हमने क्या कहा, थोड़ा सा लोग अपनी कैपेसिटी को इंक्रीज करके एडजस्ट होने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन वो स्टिल फुलफिल नहीं कर सकते उस नीड को। तो इसीलिए हम कहेंगे थोड़ा सा ये हमारे पास कर रहा है। लेकिन जहां पे हमारे पास लॉन्ग रन है, तो वहां पे उनके पास टाइम आराम से मिल जाता है, उनके पास मौजूद है टाइम, ठीक है, उनके पास कैपेसिटी भी क्रिएट हो सकती है, तो वो आराम आराम से क्या कर सकता है, आहिस्ता आहिस्ता नीड्स को फुलफिल कर सकता है। ठीक है, तो ये हमारे पास एक्स एक्स इस पे हो गया। ठीक है, ये हमारे थोड़ा ओरिजिन के करीब हो गया, और ये हमारे पास कहाँ पे जा रहा है, हमारे प्राइस के और जो है ना उस तरफ जा रहा है, मूव हो रहा है हमारे पास हॉरिजॉन्टल एक्सिस की तरफ। ठीक है, तो वर्टिकल एक्सिस की तरफ हमारे पास मूव होना शुरू हो गया। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, इन तीन सिचुएशंस को देखते हैं कि किस तरीके से वो मार्केट में काम कर रहे हैं और ये तमाम चीजें किस तरीके से इसको इफेक्ट करती है।
और अगर हम इसको देखें कंबाइनली तो कहते हैं कि कंबाइन इफेक्ट ऑफ डिफरेंट अमाउंट ऑफ टाइम पीरियड्स टू रिस्पॉन्ड अ पर्टिकुलर चेंज इन डिमांड ग्राफिकली दिस कैन बी एज कि अगर हम जो है ना क्या करें एक पर्टिकुलर डिमांड को फुलफिल करने के लिए देखें तो डिफरेंट टाइम ड्यूरेशन के अंदर वो किस तरीके से इफेक्ट होंगी। तो पहली चीज अगर हम देखें तो हमारे पास प्राइस जो है ना पी नॉट से हमारे पास जो है ना क्या हो गई है इंक्रीज हो गई है। ठीक है, हमारे पास प्राइस जो है ना यहाँ पे आ गई। ठीक है, जब हमारे पास जो है ना प्राइस इंक्रीज हो गई तो हमने क्या कहा कि किस तरीके से देखें तो प्राइस हमारे पास जीरो से जब हमारे पास इंक्रीज होना शुरू होगी तो उसका इफेक्ट हमारे पास कहाँ नजर आना शुरू हो गया। तो पहली चीज कहता है कि इन द अबव डायग्राम इक्विलिब्रियम इज इनिशियली एट पॉइंट पी ओ क्यू एम। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास जो है ना इक्विलिब्रियम हम क्या कहते हैं कि जहाँ पे हमारे पास सारे पॉइंट्स इंटरसेक्ट करें वो हमारे पास क्या हो जाता है इक्विलिब्रियम हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे लाई कर रहा था। पहली बात कहता है कि इन मॉनिटरी पीरियड द प्राइस राइजेस। ठीक है, कहता है कि डिमांड राइजेस फ्रॉम डी टू डी वन एट प्राइस पी नॉट। डिमांड हमारे पास जो है ना देखें इंक्रीज होगी डी नॉट की तरफ मूव होगी। ठीक है, तो उसकी वजह से हमारे पास जो है ना क्या हुआ कि ज्यादा से ज्यादा लोग जो है ना क्या करना शुरू हो गए प्रोडक्ट की डिमांड करना शुरू हो गए। तो कहते हैं कि अगर हम देखें तो हमारे पास क्या हो जाएगा। कहता है कि इन मॉनिटरी पीरियड में हमारे पास क्या सिचुएशन होगी। ठीक है, क्योंकि डिमांड तो हमारे पास जो है ना यहाँ पे आ गई। ठीक है, डिमांड जब बढ़ गई तो कहता है कि हमारे पास सिचुएशन क्या है। कहता है कि इन मॉनिटरी पीरियड द प्राइस राइज टुवर्ड्स पीएम। प्राइस हमारे पास जो है ना पीएम की तरफ आना शुरू होगी लॉन्ग की तरफ। क्योंकि हमने क्या कहा कि हमारे पास मॉनिटरी में तो स्ट्रेट लाइन ड्रा होती है, हमारे पास तो उसमें कोई और किस्म की जो है ना कर्व लाइन नहीं आती। तो वो क्या हो जाएगी स्ट्रेट लाइन। कहते हैं कि इन शॉर्ट रन पीरियड द इंक्रीज इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई एडजस्ट प्राइस टुवर्ड्स पीएस। कि हमारे पास क्या हो जाएगा कि जहां पे हमने बात की शॉर्ट रन की तो वो प्राइस को कहाँ एडजस्ट कर देगा वो पीएस की तरफ एडजस्ट कर देगा और हमारे पास इक्विलिब्रियम यहाँ पे आना शुरू हो जाएगा। फिर उसके बाद कहता है कि इन लॉन्ग रन प्राइस एडजस्ट टू पी एल दिस इज एल। ठीक है, तो हमारे पास पी एल की तरफ प्राइस आना शुरू हो जाएगी लॉन्ग रन में और सप्लाई यहाँ पे आना शुरू हो जाएगी। ठीक है, तो हमारे पास देखे ना कर्व हमारे पास इस डायरेक्शन में इसका आ रहा है, इसका थोड़ा सा तिरछा सा आ रहा है, ये हमारे पास स्ट्रेट लाइन चल रहा है। तो इसीलिए कहता है कि इन द अबव डायग्राम इट इज क्लियर दैट the amount of time to supply a product into a market in order to meet the demand is increasing. The elasticity of supply is also increasing. कि हमारे पास elasticity भी बढ़ती जाती है लॉन्ग रन में हमारे पास टाइम जितना गुजरता जाता है उतना हमारे पास जो है ना मार्जिन क्रिएट होता जाता है और उस मार्जिन को फुलफिल करने के लिए हमारे पास क्या होती है आहिस्ता आहिस्ता सप्लाई इंक्रीज होती जाती है और वो क्या कर देता है हमारे मार्केट को जो है ना फुलफिल कर देता है और हम जो है ना उसको कहते हैं कि इस तरीके से हमारे पास इलास्टिसिटी काम करती है। ठीक है, सो ये हमारा जो है ना चैप्टर था जिसमें हमने क्या देखा। हमने देखा कि हमारे पास जो है ना किस तरीके से इलास्टिसिटी काम करती है। अगर हम इसकी समरी देखें तो पहली चीज हमने क्या कहा कि इलास्टिसिटी इज वेरी यूजफुल डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक of the relationship between any two variables because it is independent of the units such as quantity and price units in which the variables are measured। कि हमारे पास जो है ना और कोई क्वांटिटीज वगैरह नहीं आ रही, हम क्या करें प्राइस और क्वांटिटी में इन चीजों को मेजर कर रहे हैं तो हमारे पास एक क्लियर हमारे पास जो है ना गेज मौजूद है कि हमारे पास कितना चेंज आ रहा है कितना रिस्पॉन्सिवनेस शो हो रही है। सेकंड कहता है कि as we know that there is a direct relationship between price and quantity supply the coefficient of elasticity will be positive ever। ये भी हमने क्लियरली कह दिया कि दोनों के दरमियान पॉजिटिव रिलेशनशिप है तो फिर कोफिशिएंट भी क्या होगा वो स्ट्रेट लाइन ही बनेगा। इन इलास्टिसिटी estimation the negative sign shows the slope of the demand curve and absolute value of the coefficient of the elasticity of demand। कि हमारे पास इलास्टिसिटी जब हम कर रहे हैं तो वहां पे हमारे पास इनवर्स रिलेशनशिप है। ठीक है, तो इसलिए कहता है कि नेगेटिव साइन जब होगा शोज द स्लोप ऑफ डिमांड कर्व कि हमारे पास स्लोप शो कर रहा है कि किस तरफ होगा। ठीक है, और एब्सोल्यूट वैल्यू हमारे पास कोएफिशिएंट की जो है ना इलास्टिसिटी को रिप्रेजेंट करती है। ठीक है, फिर उसके बाद हमने कहा कि हमारे पास जो है ना डिग्रीज हमने बात की जो सबसे इंपॉर्टेंट है पेपर के परस्पेक्टिव से। तो हमने पहले कहा कि E इज इक्वल टू जब जीरो होगा तो क्या होगा हमारे पास परफेक्टली इलास्टिक होगा। देयर इज नो चेंज इन क्वांटिटी डिमांड इन स्पाइट ऑफ चेंज इन इट्स प्राइस। फिर हमारे पास क्या हुआ रिलेटिवली इलास्टिक है हमारे पास जो है ना जीरो से जो है ना कम होगी। ठीक है, हमारे पास इलास्टिसिटी जो है ना हमारे पास उसकी जो है ना जीरो से कम होगी। फिर हमने कहा क्या है कि इलास्टिसिटी हमारे पास ऑल्सो कम होगी वन से भी। तो कहता है कि रिलेटिव इलास्टिक रेट ऑफ चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड इज ग्रेटर देन चेंज इन इट्स प्राइस। कि हमारे पास रेट ऑफ क्वांटिटी डिमांड जो हमारे पास वो ज्यादा है प्राइस हमारे पास इतना जो है ना फर्क नहीं पड़ा। तो प्राइस में फर्क नहीं पड़ा ज्यादा उसमें जो है ना फर्क आया तो रिलेटिवली इनइलास्टिक। फिर कहता है कि हमारे पास ई ज्यादा हुआ तो इलास्टिक हमने कहा कि ज्यादा होगा।
ठीक है। फिर हमने कहा कि E1 है तो यूनिटरी होगा। फिर हमने क्या कहा कि E जब इन्फिनिट की तरफ जाएगा तो क्या होगा, परफेक्टली इलास्टिक होगा कि नॉमिनल चेंज इन प्राइस प्रोडक्ट विल लार्जली डिमांड फॉर द प्रोडक्ट। थोड़ा सा भी चेंज आया तो वो क्या करेगा, उसको सडनली मूव कर देगा। लास्ट में कहता है कि जी क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फॉर इंडिपेंडेंट गुड्स इज जीरो और नियर जीरो। जो हमारे पास इंडिपेंडेंट होगी जिनका आपस में कोई ताल्लुक ही नहीं है तो फिर तो वो जीरो ही आएगा, उनका क्या ताल्लुक है, कोई इफेक्ट ही नहीं है एक दूसरे पे। जीरो क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड depicts that there is no relation between the two goods. Change in price of one product has no effect on the demand for other product. कि लेट्स से अब हम मोबाइल फोन का जिक्र कर लें और हम जिक्र कर लें घर का, तो मोबाइल और घर का तो कोई रिलेशनशिप नहीं बनता कि हम कहें कि जी घर जो है ना महंगे हो गए हैं तो लोगों ने मोबाइल लेना शुरू कर दिया, मोबाइल सस्ते हो गए तो लोगों ने घर छोड़ के मोबाइल लेना शुरू कर दिया, तो इनका आपस में कोई रिलेशनशिप नहीं बन रहा। तो जहाँ पे हमारे पास ऐसे जो है ना इंडिपेंडेंट गुड्स होंगे तो उनके दरमियान कोई रिलेशनशिप नहीं बनता। ठीक है, सो ये हमारा जो है ना चैप्टर था जो यहाँ तक कंप्लीट हो चुका है। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं।